आज का क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये 16 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में एलपी का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है लेटेस्ट, वहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक एक तरीके से उसको डिकोड करके समझे। तो पहला आपको क्वेश्चन में ये बोला है, एक सर्कल है, एक सर्कल हैज़ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड वहाँ पे ड्रॉ करना है जिसका डिस्टेंस मतलब सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा ना वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको जो कॉर्ड है ए बी जो आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका जो है आपको लेंथ ज्ञात करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को देखना है। तो देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ कि एक सर्कल है, वहाँ से मैं कॉर्ड को ड्रॉ करूँगा जिसका नाम दे रखा है कि ए और बी है। और इस पर्टिकुलर सर्कल का जो है पॉइंट सेंटर जिसको हम ओ मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको दे दिया है कि ओ इज़ द सेंटर। देखिए यहाँ से मैं अगर इसका ड्रॉ करूँ, ये उसका रेडियस है, ये रेडियस भी आपको दे दी है 8 सेंटीमीटर। बोलते सेंटर से कॉर्ड का जो दूरी है ना वो 6 सेंटीमीटर। तो आपको कॉर्ड का जो है लंबाई ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे इसका एक्स मानता हूँ, तो एक्स जो है ना जहाँ पे मैंने लिया है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें ज्ञात करेंगे कि ए ओ एक्स जो ट्राइंगल बना है वो एक कौन सा ट्राइंगल है बताइए ज़रा। तो वो एक आपका देखा जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि ये उसका हाइपोटेनियस है ए ओ, तो फिर ओ एक्स उसका परपेंडिकुलर है, तो बेस मेरे को यहाँ से निकालना है। तो बेस में अगर बोलूँगा कि ए एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस जो उसका स्क्वायर होता है तो 8x स्क्वायर माइनस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को कितना वैल्यू आ जाएगा 28। 28 को मैं अगर लिखूँगा तो 4 × 7, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है ए और एक्स का मैं हिसाब से करूँगा तो 2√7 वैल्यू आ जा रहा है। ये किसका वैल्यू आया है ए एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसके बाद भी ये भी 2x 2 7 √x हो जाएगा, सॉरी 2√7 हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि ए बी का टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वही मेरे को जो है कॉर्ड का डिस्टेंस है, तो वो इसका दोगुना है, मतलब ये है 4√7 का वैल्यू होगा। समझ में आया ये चीज़ें। यही आपको यहाँ पे आंसर दे रखा है 4√7 का वैल्यू है। बस आपको ए एक्स निकालना है, उसके बाद उस चीज़ों को 2 से गुना कर देना है, क्योंकि उसका ये मिड पॉइंट है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बोला है, देखिए ये मेंसुरेशन बेस्ड सवाल है। यहाँ पे द एरिया ऑफ ए स्क्वायर आपको दे दिया है, कितना है न 6561 है, ये एरिया है जिसका आपको दे दिया है 6561 है। देखिए मैं अगर इसका भुजाएं ए मानूंगा तो ये मैं लिखूंगा ए स्क्वायर। उसके बाद आपको बोला है यही चीज़ें कि इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब क्या होता है कि जिसका 6 भुजाएं होता है और हर एक भुजाएं समान होगा हेक्सागोन का। तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे बोलना है, तो पेरीमीटर क्या है, कैसे मुझे निकालना है। ये अगर ए स्क्वायर इजिकल टू 6581 है, ये किसी का स्क्वायर है ऑब्वियसली। ए से मेरा स्क्वायर निकल जाएगा 81, ये 81 का स्क्वायर है। तो मैं बोल सकता हूँ जो स्क्वायर यहाँ पे मुझको दे रखा है तो उसका हर एक भुजा का जो लेंथ है वो 81 यूनिट है, ये 81 सेंटीमीटर है। अगर इतना है तो पेरीमीटर क्या हो जाता, 4a हो जाता है स्क्वायर का। तो 4a मतलब क्या हो जाएगा 81 इंटू 4, यही है ना, यही हो जाएगा उसका पेरीमीटर। यही पेरीमीटर जो है हेक्सागोन का भी है। तो हेक्सागोन में अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी है, ये भी है, मतलब 6 से। तो आपका जो है यहाँ पे 6 से इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा 81 इंटू 4, ये जो है हेक्सागोन का पेरीमीटर है, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर मेरे को क्वेश्चन में बोल दिया है कि इक्वल है। देखिए मैं अगर 3 से काटूँ तो ये 2 रह जाएगा, 3 से ये बस 27 हो जाता है। वैसे 2 से कितना बच जाएगा, 2 बार में तो 54 आ गया एक एक भुजाओं की। उसके बाद आपको निकालना है द एरिया ऑफ ए हेक्सागोन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाएगा ये भी। तो फॉर्मूला क्या होता है हेक्सागोन का एरिया निकालने का, ये होता है कि 3√3/2 इंटू क्या होता है स्क्वायर होता है ए का। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हेक्सागोन का जो एरिया होता है वो कैसे ड्राइव करते हैं,
अगर आपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रखे होंगे तो मैं पूरा ड्राइव करने वाला भी जो चीज़ें होता है मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं इसमें भी लास्ट में बता दूंगा। तो देखिए यहाँ से जो है मैं एक अब वैल्यू मुझे पुट करना है 3√3/2। ए का वैल्यू मेरे को कितना आया था 54 आया था। ओके, तो 54 स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पे, 2 से ये चीज़ें कट जाएगा, √3 तो रह जाएगा ये मुझे पता है, गुना मुझे पूरा करना नहीं है, दोनों ऑप्शन में ही √3 है यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी दोनों में है नहीं। यूनिट डिजिट में दोनों अलग है तो मुझे यूनिट डिजिट में ही देखना है। तो 4 × 7 28 होता है, 28 × 3 8, मतलब 8 × 3 4 होगा। तो जिसका यूनिट डिजिट में √3 होगा और यूनिट में 4 होगा वही मेरा आंसर होगा। देखो ये जो है आपका यूनिट में क्या है 4 है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ये आंसर होना चाहिए। तो पूरा आपको गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए कि हम हेक्सागोन का एरिया कैसे निकालते हैं, हम ड्राइव करके भी बता देते हैं। जैसे हेक्सागोन है, मान के चलिए ये हेक्सागोन है, अगर ये हेक्सागोन का सेंटर ऑफ पॉइंट है और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एक अपने आप पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 × a² होता है। एक हेक्सागोन में टोटल अगर देखा जाए तो 6 जो है ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि हर एक ट्रायंगल का एरिया अगर √3/4 × a² है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 × √3/4। तो ये इसके साथ ये 2 कट जाएगा, इसके साथ ये 3 कट जाएगा, तो 3√3/2 × a²। यही से उसका ऐसे फॉर्मूला ड्राइव करा जाता है। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ये ड्राइव नहीं करना है, याद रखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ों को अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है। तो ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी में समझेंगे, और समझने पहले यहाँ पे हम 2 कॉन्सेप्ट को भी तरीके से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑन अर्थ द सेम साइड इट्स आर ऑब्जर्व 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली एंड द हाइट इज जो है 450 है टावर का, देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। देखो क्वेश्चन को आप ही समझने से पहले 2 कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे डिप्रेशन जो बोला है ना, इसका मतलब क्या है? डिप्रेशन का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट को जो देख रहे हो ना, ऊपर से देख रहे हो। यहाँ पे आप खड़े हो मान के चलो, और ऑब्जेक्ट इधर है। जब यहाँ से आप खड़े हो ना तो ये वाला एंगल जो है वो डिप्रेशन एंगल है। अगर आपका डिप्रेशन एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट आपको देख रहा है उसका एंगल कितना हो जाएगा 30। मेरा बोलने का ये मतलब है कि दोनों का मिला जुला के ऑलवेज 90 डिग्री होगा, और ये अपने आप पे जो है 90 है। ठीक है, ये समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब दूसरा वाला, अब क्वेश्चन में तरीके से देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते हैं। देखिए 2 टाइप ऑफ ट्राइंगल हमारा नॉर्मली क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में बनता है। एक होता है जिसका एंगल 45 हो, ये भी 45 हो, और ये जो है ऑलवेज 90 डिग्री होता है। एक होता है कि ये 30 हो, ये 60 हो, और ये जो है 90 हो। तीसरा एक और होता है, वो होता है कि ये 90 है ऑलवेज, ये जो है 30 है, और ये 60 है। इन्हीं तीनों से ही आपका नॉर्मली हर एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको जो है रेशियो के फॉर्म में चीज़ों को देखना है कि 90 डिग्री के, उसके बाद है यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30। 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला भुजाएं होंगे या फिर साइड जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रेशियो में 2 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 2 है ये। वैसे ही 60 डिग्री के अपोजिट वाला जो एंगल होगा या फिर साइड होगा, वो जो है √3 हो जाएगा उसका वैल्यू, और 30 डिग्री के अपोजिट साइड में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तब का रेशियो है जब मेरा जो यहाँ पे ट्राइंगल बना है, वो ट्राइंगल का जो तीनों कोण होंगे 90, 60 और 30 का कॉम्बिनेशन में होंगे तब। दूसरा केस, जब मेरा ट्राइंगल 90, 45, 45 से बनेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब जो है 90 रेशियो 45 रेशियो, जैसे 45 रेशियो में है ना, तो उसमें आपका ये जो है कितना हो जाता है √2, और ये आपका 1 हो जाता है 45, और ये 45 भी 1 हो जाता है। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट को ही काम में लगा के हम तरीके से चीज़ों को देखेंगे। ट्रेडिशनल पहले हम करते थे, जैसे कि साइन को लेके हम करते हैं, वो भी हो जाता है, बट ये करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा चीज़ें सही रहेगा। तो देखिए अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि एक टावर है
और एक टावर में जो डिप्रेशन पॉइंट है वही डिप्रेशन पॉइंट आपको दे रखा है। तो पहला डिप्रेशन पॉइंट और दूसरा डिप्रेशन पॉइंट कितना कितना है। अगर ये 60 डिग्री है तो उसका डिप्रेशन पॉइंट 30 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर ये 30 है तो डिप्रेशन पॉइंट 30 है तो नॉर्मली आपका पॉइंट ये 60 हो जाएगा, और ये अपने आप पे 450 है। तो ए ये हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। आपको सी और डी के बीच में यहाँ पे एक वस्तु है सी में और यहाँ पे एक वस्तु है डी में, तो इस सी और डी के बीच में जो दूरी है ना, तो वही काउंट करने के लिए आपको बोला है। तो आपको पहले बी से लेकर डी तक का दूरी काउंट कर लेना है। तो बी से लेकर डी तक का दूरी अगर काउंट करेंगे, यही है वो। इसका मतलब क्या होता है, ये 30 डिग्री एंगल को आपको पहले टारगेट करना है। तो आप क्या बोलेंगे, 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वो तो कौन सा है, 450। और हमने वही 450 का रेशियो में क्या बोल दिया है, 30 डिग्री का अपोजिट रेशियो में वो क्या होता है, वो ऑलवेज मतलब 1 होता है। वैसे ही तो फिर जैसे ये कितना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का ये अगर 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो बी डी, जो बी यहाँ पे बी डी मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, बी डी का भुजाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3। तो मैं बोल सकता हूँ 450 √3 इसका वैल्यू हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आपका बी सी निकालना है। बी और सी के बीच में, वैसे ही बी और सी के बीच में दूरी निकालना है। तो बी और सी के बीच में दूरी निकालने के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी और सी। और मुझे और बी और सी के बीच में दूरी निकालने के लिए मैं बोलूँगा 450। देखो ये किसका वैल्यू है, 60 डिग्री का अपोजिट है। 60 डिग्री का हमने रेशियो में क्या वैल्यू देखे, 60 डिग्री का रेशियो वैल्यू देखे कितना होता है, √3 होता है। और ये जो बी और सी है ये किसका अपोजिट है, 30 का अपोजिट है। ठीक है, देखो ये 60 है, ये 90, तो ये छोटा वाले का जो ट्रायंगल है 30 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये मेरे को किसका वैल्यू निकला, बी सी का। एक बात बताओ, मुझे अगर सी और डी के बीच में दूरी निकालना है तो मैं ये कर सकता हूँ ना, बी डी माइनस ऑफ क्या है, बी सी। तो मेरे को निकल जाएगा, बी डी मुझे पता चल गया है कितना है, 450 √3, और बी सी कितना है, 450/√3। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरे यहाँ से चीज़ें निकल जाएगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 450 √3 माइनस 450 अपॉन √3, एलसीएम लेने के बाद मैं अगर गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1350 माइनस ऑफ 450, तो मेरे को आ जा रहा है 900 अपॉन √3। अगर मैं ऊपर नीचे √3 से गुना करता हूँ तो मेरे को आ जा रहा है 900 √3 अपॉन 3। ये 3 के साथ ये कट जाएगा, 300 हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल आंसर आ जाएगा यहाँ से 300 √3। तो दोनों वस्तु के बीच में जो डिस्टेंस है वो 300 √3 आंसर आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से बेहतरीन अच्छे से चीज़ों को दो कॉन्सेप्ट हमने तरीके से देख लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज 1600, इट इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट ईयर एंड बाय 30% इन सेकेंड ईयर। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर 2 ईयर्स। देखो इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड या 3 प्रोसेस से करेंगे, जिसको जो सही लगेगा उसको उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, पहला जो सीरीज होगा तो वो सीरीज मेथड से होगा। तो पहला जो है ये सीरीज मेथड से है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको ये बोला है कि एक आर्टिकल है जो कि 1600 रुपये का उसका पहला दाम है, और वो इंक्रीज़ होता है 10% फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर जो है 30% इंक्रीज़ होता है। तो 1600 का अगर आर्टिकल है और वो अगर 10% इंक्रीज़ होता है तो फर्स्ट ईयर में तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, अपॉन जो है उसका 100 हो जाएगा। यही चीज़ें आपको क्या बोला है, सेकेंड ईयर में वो 130 हो जाएगा क्योंकि 30% इंक्रीज़ हुआ है। वैसे ही अपॉन 100, इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, ये दो के साथ ये दो कट जाएगा। देखो हम यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करेंगे, पूरा गुना नहीं करेंगे। 6 के 6 इस 6 के साथ, और 6 या 18, 8 जो है ये इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी है, तो मुझे इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, डिजिटल सम कर लो। 6 एक कितना होता है, 7 होता है, 1 1 2 होता है, और 3 1 4 होता है, 4 2 8, 8 और 7 56। 56 माने क्या है,
2 है, ठीक है। 2 क्यों? 11 है, ये देखो 11 को एक एक करके जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। वैसे ही ऑप्शन में देखना है, जैसे कि 8 8 16, 16 2 18 तो 20, 20 माने क्या होता है 2 + 0 मतलब 2, और इसको एक बार चेक कर लेना है, ये 10 है मतलब 1 आएगा। उसके अकॉर्डिंग डिजिटल का सम के अकॉर्डिंग इसका भी 2 आ रहा है, तो मेरा यही आंसर हो जाना चाहिए। अब दूसरा प्रोसेस के अब दूसरा प्रोसेस के बारे में हम आते हैं। दूसरा कौन सा वाला प्रोसेस है? सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? जैसे ये 10% इंक्रीज बोला है और 30% इंक्रीज बोला है, तो इन दोनों का हम सक्सेसिव लेंगे। जब इन दोनों का सक्सेसिव लेंगे तो मेरा ओवरऑल सक्सेसिव कितना आ जाएगा? 30 + 10 40 प्लस ये कितना हो जाएगा? 300/100। इसके साथ ये कट जाएगा। 43% ओवरऑल मेरा ग्रोथ हुआ है। तो मैं बोलूँगा जो प्राइस मेरा 1600 था वो कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100% होता है। ये अगर 43% बढ़ा है तो अभी उसका वैल्यू कितना हो गया है? 143 हो गया है। इसके साथ ये कर देंगे, इसके साथ ये कर देंगे। वैसे ही हम डिजिटल सम की प्रयोग करेंगे। 6 और 1 7, 4 3 7 1 8, 56। ये देखो 56, तो यही वाला आंसर आने वाला है। अब देखो हम रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे। सक्सेसिव हो गया, सीरीज हो गया, रेशियो मेथड का कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कि ये है 10, इनिशियली हम लिखेंगे और फाइनली कितना हुआ। किसी भी चीज़ 10% ग्रोथ होता है तो वो फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/10। मतलब मैं बोल सकता हूँ कोई चीज़ और सामान शुरू में 10 रुपये था और बाद में कितना हो गया? 11 रुपये। वैसे ही 30% मतलब क्या होता है? 3/10। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कोई चीज़ शुरू में अगर 10 रुपये था, बाद में वो 13 रुपये हो गया है। तो देखो मैं यहाँ से इन दोनों को गुना कर दूंगा तो 100 रुपये, और ये गुना करूँगा तो 143। तो मैं बोलूँगा कोई सामान अगर शुरू में 100 रुपये का था, बाद में वो 143 का हो गया है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे देखो ये 1600 नहीं, ये 100 रुपये का वैल्यू है। तो 1600/100 इंटू मुझे चाहिए 143 का वैल्यू, वही वाला फॉर्म आ गया है। तो मैं बोलूँगा यही वाला जो है आंसर है। तो समझ में आ गया होगा। देखो सवाल नंबर 5 में जो आपको बोला है तो वो कौन सा सवाल है? तो ये बोला है कि आपको ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न प्रॉफिट 20,000। सो हाउ मच प्रॉफिट ए रिसीव? तो यहाँ पे ए का जो है कितना रिसीव करा है आपको बोला गया है, ठीक है। तो देखिए ये सवाल करने से पहले हम तरीके से जो है इसको मेथड देखते हैं कि कैसे करा जा सकता है। तो रेशियो लेना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जैसे ए और बी है तो ए बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? जैसे कि ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 4 है और बी का इन्वेस्टमेंट 6 है। मैं डायरेक्ट यहाँ से 0 0 काट दिया, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यही लिखा। इसको और थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बोला है कि इन दोनों का बीच में जो है मतलब मिला के प्रॉफिट कितना है? 20,000। तो ये 20,000 जो है ना, देखो ये 20,000 इन दोनों का वैल्यू है रेशियो का। तो ये 5 का वैल्यू है। आपको पूछा क्या गया है? ए ने कितना कमाया है या फिर ए ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ए का वैल्यू कितना है? 2 है, तो मैं 2 से गुना कर दूंगा। 5 थे, ये 4 बार में जाएगा और 3 जीरो बैठ जाएगा। तो 8,000 जो है ए का वैल्यू है। ए का प्रॉफिट कितना हो गया? 8,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोला है एक सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सवाल है। What is the what sum will earn an interest of 480 in 2 years at a 5% सिंपल इंटरेस्ट? मतलब कि 480 रुपये जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है अगर वो पैसा आप 2 साल के लिए रखते हैं, और अगर आपको 5% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको पूछा गया है कि प्रिंसिपल यानी कि सम कितना होगा। देखो 480 जो है ये कितना है? ये सम के वैल्यू। सम ऑलवेज कितना होता है? सॉरी, ये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है। और सिंपल इंटरेस्ट एस आई ऑलवेज का मतलब क्या होता है? आर इंटू टी। आपको आर यहाँ पे दे रखा है 5 और टी यहाँ पे दे रखा है 2, तो आप बोलेंगे ये 10% का वैल्यू है, ठीक है। तो यही आपका 10% का वैल्यू हो गया। और सम ऑलवेज 100% होता है। इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, तो मैं यहाँ से बोलूँगा प्रिंसिपल यानी कि सम जो है वो 4800 है। तो सवाल नंबर जो 7 यहाँ पे बोला है कि अमॉन्ग द 5 पीपल, यहाँ पे नेम दे दिया है वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, जेन डिफरेंस एज है। जेड इज़ ओल्डर देन वाई बट यंगर देन डब्ल्यू, यानी एक्स इज ओल्डर देन वी एंड यंगर देन
अच्छा, ये आपका जो है रीजनिंग का जो है ना डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैथ का भी इसी टाइप का इस बार क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, तो प्रिंटिंग में मतलब कि यहाँ पे टाइपिंग बाय मिस्टेक हो गया होगा। तो ये रीजनिंग का सवाल है, यहाँ पे आपको इसको करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बोला है कि इफ़ द मीन ऑफ 15 नंबर इज 25, वन ऑफ द नंबर इज 36.5 इज रिमूव फ्रॉम द नंबर, देन द नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर कितना होगा, यहाँ से आपको पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये बोला है कि इफ़ द मीन ऑफ 15 नंबर इज 25, वन ऑफ देम इज 36.5 इज रिमूव फ्रॉम द नंबर, देन द मीन ऑफ द नंबर। देखिए ये क्वेश्चन को करने से पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर यहाँ पे कितना है। टोटल नंबर निकालेंगे कितना, मतलब कितना नंबर है और उसका मीन कितना है। तो 15 इंटू 25, अगर टोटल नंबर देखा जाए तो यहाँ से गुना करेंगे तो 250 और 5 मतलब 300, यहाँ से 75 आ जा रहा है मेरा। वैसे ही यहाँ से मुझे अगर 36.5 रिमूव करना है या फिर माइनस कर देना है तो बचा कितना रहेगा, यहाँ से 5 और 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और 3 338। अब 338 को हमें, अब कितना नंबर चला गया, पहले 15 था, एक नंबर मैंने रिमूव कर दिया, 14 नंबर रह गया। अब एक ही मेरा जो है यहाँ से भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 14 दूना 28 हो जाएगा, 5 और 8 50, 14 56 हो जाएगा, 24 1 से जाएगा 7 से जाएगा, 24 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। तो यही है हमारा आंसर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था यार ये। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये बोला है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और x इंटू वाई इक्वल टू 2 बोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये बोला है कि ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये सवाल जो है ना वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश करेंगे और वैल्यू पुटिंग नहीं होगा, तो यहाँ से हम जो है तरीके से करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे वैल्यू पुटिंग बैठ नहीं रहा है। देखो यहाँ पे जैसे कि ये जो है ये 2 नहीं तो 1 होना चाहिए, x को मैं 2 बिठाऊंगा, y को 1 बिठाऊंगा, तब आके जो है 2 का फॉर्मेशन होगा। नहीं तो y को 2, x को 1 बिठाऊंगा, बट यहाँ पे वही चीज़ें कर रहे हैं तो वो चीज़ें आ नहीं रहा है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जा रहा है। तो इसमें हम क्या करने की कोशिश करेंगे, जैसे 2x यहाँ पे हमने इस चीज़ों को, एक मिनट, सो इसी चीज़ों को हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर यहाँ पे और 3y का स्क्वायर। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला होता है। यहाँ पे हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि ए प्लस बी तो होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ऑफ 2a इंटू बी, ठीक। तो यही वाली चीज़ें अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो 2x प्लस 3y का स्क्वायर आ जा रहा है, माइनस ऑफ 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना होता है 24, 4 इंटू सॉरी 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना है 12, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। यहाँ पे इस चीज़ का वैल्यू मेरे को दे दिया है, वो कितना है ना 11 है। 11 मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखाऊंगा 121, 11 का स्क्वायर होता है। एक्स वाई का वैल्यू मुझे दे दिया है 2 है, तो -24 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 7 आ जाएगा वैल्यू उसको, और ये जो 7, 97 इसका वैल्यू हो जाएगा। बहुत आसान सा एक सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये बोला है कि विनित बाय ए यूजर फॉर 5400, ही विशेस टू गेन ए प्रॉफिट 20% आफ्टर द ऑफर डिस्काउंट 10% ऑन मार्क प्राइस टू हिज कस्टमर, व्हाट शुड बी मार्क प्राइस ऑफ द पर्पस। तो देखो इस टाइप का सवाल और ये कॉन्सेप्ट से सवाल हमने बहुत बार कर रखे हैं, अभी लिखूंगा तो आप समझ पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को हिंदी में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि विनीत ने एक जूसर जो है बाय किया है 5400 में, और ये जो है गेन करना चाहता है, प्रॉफिट करना चाहता है कितना 20% आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट, कितना देना चाहता है 10%। अगर 10% डिस्काउंट दे भी दे तब भी उसका 20% प्रॉफिट हो, और इसके लिए उसको मार्क प्राइस कितना रखना चाहिए आपसे वही पूछा गया है। तो वही कॉन्सेप्ट एम पी अपॉन सी पी वाला, एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 क्या होता है प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट। देखो एम पी मुझे निकालना है, सी पी ऑलवेज कितना हो जाता है, यहाँ पे दे रखा है नॉर्मली परसेंटेज में 100 हो जाता है, आपको यहाँ पे दे रखा है तो 5400 हो जाएगा। वैसे 100 प्रॉफिट यहाँ पे कितना करना है 20%, तो 100 तो ऑलरेडी है ही, 20% मतलब 120 हो जाएगी ये चीज़ें। डिस्काउंट 10% देना है, मतलब कि 100 माइनस 10 मतलब
90, इसके साथ ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 4 बार में, 3 से कट जाएगा तो 3 बार में, 3 और ये 18 बार में कट जाएगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एम पी इक्वल टू 4 18 कितना होता है 72 और इधर 100। तो उसको एम पी मतलब मार्केट प्राइस उस सामान के ऊपर उसको लिखना पड़ेगा कि ये सामान जो 7200 है। अगर उसके बाद वो 10% डिस्काउंट देता है तब भी उस सामान पे उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का पूरा मीनिंग यही होता है। सवाल नंबर 11 में ये लिखा है कि ऑन ए सर्टेन सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में अगर दे दिया जाए 2 साल के लिए तो उसको 66 रुपये मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया जाए तो उसको 69 रुपये मिलता है। ठीक, ये 2 साल के लिए है। तो वैसे जो है टॉपिक हमने बहुत बार कर रखे थे, तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये VVI या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको करने का जो तरीका है हमने पिछले बार जो देखे थे उसी के हिसाब से करेंगे, वही हमारा स्मार्ट अप्रोच है। सबसे पहले जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। जैसे 2 साल के लिए एसआई कितना है 66 रुपये है। अगर यहाँ से हम डिनोट करेंगे तो 1 साल के लिए उसका जो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 33 रुपये। 2 साल के लिए उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 69 था। देखो, चाहे वो एसआई हो चाहे वो सीआई हो, पहला साल में जो इंटरेस्ट होता है दोनों का बराबर होता है, क्योंकि पहला साल के बाद ही जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। पर पहला साल में दोनों में समान होता है, जितना तुम्हें सीआई में मिलेगा उतना ही मिलेगा एसआई में। ठीक है, बाद में देखो ये एसआई में 33 मिला तो सीआई से जब एसआई गया तो कितना रुपये ये ज़्यादा मिल गया। यहाँ पे तो 2 साल में 66 रुपये होना चाहिए, यहाँ से भी सीआई जो है कितना हो गया है 69 हो गया, मतलब 3 रुपये ज़्यादा उसको मिला है। तो आपको अगर रेट निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो क्या करना है, कितना रुपए ज़्यादा मिला है और कितना पैसे 1 साल में मिला है, तो कितना हो जाएगा 1/11। 1/11 अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज में वैल्यू होता है 9.09%। जब हम परसेंटेज में देखेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू से ये कुछ कुछ परसेंटेज हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया तो वैसे ही। तो देखिए, उसके बाद हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पूछ लिया जाए, तब आपका इतना ही स्टेप रह जाएगा। जब आपको क्वेश्चन में सम पूछा जाएगा तब आपको नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। जैसे एक होता है SI इक्वल टू PRT/100। ठीक है, वही चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो SI कितना है, यहाँ पे SI आपको 1 साल के SI कितना मिला है 33। प्रिंसिपल आपको याद करना है। हमने यहाँ पे रेट ज्ञात किया है 9.09, टाइम हमारा 1 साल है, अपॉन 100। यही चीज़ों को मैं कैलकुलेशन करूँगा तो कितना आ जाएगा 3300/9.09। अब कैलकुलेशन के स्वार्थ में क्या करूँगा, मैं 0.9 को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँगा, 9 से इसको मैं डिवाइड करूँगा। तो जब भी मैं इसको हटा दे रहा हूँ जो मेरा आएगा वो ऑलवेज थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो देखो 3 से चलाएंगे तो कितना बचेगा 27 आ जाएगा, 27 और 6 से, फिर से 6 से जाएगा, फिर से भी शायद हाँ 6 से ही जा रहा है। देखो 366, तो आपको लगेगा कि 367 आंसर होगा, नहीं, क्योंकि मैंने इस 9 को हटाया है। मैंने अभी बोला कि 9 को हटाने की वजह से जो आंसर आएगा उससे थोड़ा सा कम ही आएगा, तो थोड़ा सा कम जो है ये हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए 363। तो उसका प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो 363 है। ये जो है ऐसे ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आके इस चीज़ों को हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 9.09 से तो कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यूनिट डिजिट से ये हो नहीं सकता, बिकॉज यूनिट डिजिट और डिजिटल सम से अगर हो पाता तो मैं वो भी बता देता, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है, इसके बाद दशमिक से बाद भी कुछ वैल्यू आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली ये मैच नहीं कर रहा है। जहाँ जहाँ पे यूनिट डिजिट या फिर जहाँ जहाँ पे डिजिटल सम होगा वहाँ पे हम बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए शॉपकीपर बॉट 50 मैंगोज एट 10 ईच। मतलब क्या है, एक दुकानदार 50 मैंगो खरीदा है और हर एक मैंगो का दाम जो है 10 रुपीज़ करके है। उसके बाद बोला है उसने बेचा है 30 मैंगो को कितना में 20 रुपये प्रॉफिट में, रिमेनिंग 20 मैंगो को उसने कितने में बेचा है 10% लॉस में बेचा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है
तो उन केस में आपको बोला है कि ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो देखो यहाँ पे टाइम लॉस का कोई फ़ायदा नहीं है, हम स्मार्ट अप्रोच पहले देखेंगे, उसके बाद बेसिक अप्रोच देखेंगे जिसको करना है। पर स्मार्ट अप्रोच भी यहाँ पे जो है बहुत आसानी है, तो वो है एलिगेशन मेथड। तो एलिगेशन मेथड में हमें क्या देखना है कि पहले परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में लॉस हुआ है। जब प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम क्या लिखेंगे 20%, और जब लॉस हुआ है -10%। मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है पता नहीं, तो ओ एक्स लिखेंगे अपॉन क्वांटिटी। जैसे ये 20% जब प्रॉफिट हुआ है तब उसने कितना मैंगो बेचा है, 30 मैंगो बेचा है। ये जो होता है ये क्वांटिटी होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, जो ये एक्स है। वैसे ही जब 10% नुकसान हुआ तब कितना मैंगो बेचा है उसने, 20 मैंगो बेचा है। क्वांटिटी का आप ऑलवेज रेशियो ले सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो सेक्शन है इसका कभी रेशियो नहीं ले सकते, तो इसलिए क्वांटिटी का रेशियो मैं ले रहा हूँ, तो 3:2 में आ रहा है। ऑलवेज क्या होता है डेविएशन, यहाँ पे जो हमारा एलिगेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है जो ओवरऑल है वो इक्वल टू इसका गुना करना है क्वांटिटी इंटू जो आपका पहला वाला फर्स्ट, जो जैसे इसको मैं फर्स्ट मान लूँ और इसको मैं सेकंड मान लूँ, तो फर्स्ट क्वांटिटी का जो आपको है उस फर्स्ट क्वांटिटी के साथ आपका प्रॉफिट या फिर लॉस कितना परसेंट जो है उसको गुना करना है। तो 3 और इंटू 20 कितना हो जाएगा 60। वैसे ही सेकेंड क्वांटिटी कितना है 2, और उसमें नुकसान किया हुआ है 10%, तो उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे -20 हो जाएगा अपॉन क्वांटिटी, मतलब 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जा रहा है आपका 40 और यहाँ पे आ जा रहा है 5, तो यहाँ से 8% का उसका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। अगर यहीं पे मेरे को -8 आ जाता तो मैं बोलता 8% नुकसान हुआ है, तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा यहाँ पे उसका 8% का प्रॉफिट हुआ है। ये तो हो गया स्मार्ट अप्रोच। तो कभी कभार जो है ये अगर याद नहीं रहा तो मैं बेसिक तरीके से एक बार बता देता हूँ। फिलहाल ये तो याद रखना ज़रूरी है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। तो देखो सीपी यहाँ पे कितना है, सीपी यहाँ पे जो है 50 मैंगो है और एक एक को 10 रुपये ख़रीदा है, तो 50 इंटू 10 मतलब कि उसने ओवरऑल 500 रुपये खर्चा किया है किस में, खरीदने के लिए। वैसे ही 30 मैंगो उसने 20% प्रॉफिट में बेचा है। अगर वो चीज़ें एस पी वन में, अगर एस पी वन मान लूँ, एस पी वन में बोलूँगा कि उसने 10 रुपये में ख़रीदा था और उसमें 20% प्रॉफिट किया है, मतलब क्या होता है 12 रुपये में बेचा है एक एक मैंगो को, और कितना मैंगो बेचा है 30 मैंगो बेचा है, तो फिर कितना हो जाएगा 3 12 36, 360 रुपये यहाँ पे भी उसका ने कमाया है। एस पी टू उसने 10% का नुकसान किया है, 10 रुपये का ख़रीदा है तो उसका 10% नुकसान करा है तो कितना हो जाएगा 9 रुपये, और कितना बेचा है ऐसा 20, तो फिर उसने बेचा कितना 180 रुपये का बेचा। ओवरऑल इसका जब मिला जुला के बताओ तो आ जा रहा है 540। तो सी पी उसका इतना है और एस पी उसका इतना है, कितना है 500 रेशियो 540, इसको काटो तो इतना है। अब इसको नहीं काटना है, इसको 2 से गुना कर देना है, तो 2 से गुना कर देना तो 100 रेशियो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा +8 है तो 8% इसका प्रॉफिट हो रहा है। दोनों तरीके से कर सकता है एलिगेशन मेथड, थोड़ा सा टाइम कम लेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये बोला है कि ड्यूरिंग द सेल 55% ऑफ द गुड्स, देखो 55% ऑफ गुड मतलब ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, उसने 55% ऑफ द गुड सेल किया है कितने में ना 41% प्रॉफिट में। देखो मैं क्वेश्चन को ये लाइन समझाता हूँ, जैसे कि आपके पास अगर 100 पेन है तो उसमें 55 पेन आपने 41 रुपये में सेल किया है। 20% ऑफ द रिमेनिंग, अगर आपने क्या किया है कि 55 100 में से अगर 55 सेल कर दिए हो, रिमेनिंग कितना है 45, उन्हीं 45 का 20% जो है उसने 19 रुपये प्रॉफिट में करा है। तो 45 का 20% मतलब कितना हो जाएगा, तो 20% 1/5 होता है तो 9। तो 9 जो है क्वांटिटी में वो आपने कितना करा है 19% प्रॉफिट में बेचा है। रेस्ट ऑफ द, अब रेस्ट कितना 55 भी बेच दिया आपने, 55 पेन बेचा है, उसके बाद 9 पेन बेचा है, तो कितना हो गया 64। अगर 100 से 64 चला गया तो 36 हो जाएगा, वही 36 जो है पेन आपने 21 रुपये लॉस में बेचा है। तो आपको यहाँ पे बताना है ओवरऑल आपने लॉस करा है कि गेन करा है, वो है क्वेश्चन में आपको बता दिया x%। तो वही आपको ज्ञात करना है कि हाँ मेरा ओवरऑल जो है लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं तरीके से।
तो मैं बताता हूँ यहाँ पे जो है क्वांटिटी ऐसे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे लिखना है। जैसे 55% यहाँ पे आपको बोल दिया तो आपको यहाँ पे 55% लिखना है। उसमें से ये क्या बोला है कि 41% आपका क्या है, प्रॉफिट है, ये लिख दिया 41%। वैसे ही बोला है कि 20% रिमेनिंग ऑफ, अभी मैंने बताया कि 45 आप 55 आपका चला गया तो बचा रहेगा 45, और 45 का 20% होता है 9, तो आपका 9 है। और आपका जो है यहाँ पे इसके लिए 19 प्रॉफिट हुआ है। 9 पे 55 पेन जब बेच रहे हैं तो एक एक पेन में जो है आपका कितना ओवरऑल 41% प्रॉफिट हुआ है। 9 पेन बेच रहे तो 19% प्रॉफिट हुआ है। उसी को मैंने इस तरीके से लिखा है। बचा हुआ जो है 36, ये 55 चला गया, ये 9 चला गया, तो फिर कितना हो गया 64। 100 में से 64 चला गया तो 36 बचा रह गया, वही लिख दिया मैंने। अब उसमें आपको नुकसान हुआ है तो आपको माइनस डिनोट करना है, कितना नुकसान हुआ है, 21% नुकसान हुआ है। बस कुछ नहीं करना है। इन्हीं तीनों में से 41, 19 और 21 में से कोई सा भी आप डेविएशन पकड़ लो। देखो कोई सा ही पकड़ सकते हो, 40 पकड़ सकते हो, 50 पकड़ सकते हो, मैं तीनों में से इसीलिए बता रहा हूँ। तो एक का ना वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो कैलकुलेशन में एक स्टेप आपको कम करना पड़ेगा। जैसे 41 में पकड़ा तो 41 माइनस 41 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करने का जरूरत है नहीं। 41 से जब आप 19 की तरफ जाएंगे तो आपको जो है नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है, मतलब क्या है, माइनस है। तो माइनस ऑफ, जैसे कि 41 से जो छोटे संख्या में जाएंगे तो उसको माइनस की तरफ दिखना है, 41 से बड़े संख्या की जब तो उसको प्लस की तरफ डिनोट करना है। तो 41 से 19 जाएंगे तो कितना है, 22 है, तो फिर 22 नहीं -22, क्योंकि 41 से 19 छोटा है। वैसे ही क्वांटिटी कितना है, 9 है, इसलिए मैंने 9 से गुना किया। वैसे ही 41 से -21 की तरफ जाना है तो एक -21 है और ये +41 है। ऑब्वियसली -21 +41 से छोटा है, कितना छोटा है, 62 छोटा है। तो मैं लिखूँगा -62 इंटू कितना क्वांटिटी है, 36 क्वांटिटी है। देखो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -198। इसको गुना करो कितना आ जाएगा, 3 2 6, 3 4 18, 1860, और 6 दूने 12 और 3 6 62, मतलब कि मैं यहाँ से बोलूँ तो 2200 आपका 32 के राउंड आ रहा है। यही जो है आपका टोटल ओवरऑल है। ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव हो जा रहा है, ये माइनस, तो -198 और -32, 2224, इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपको जोड़ना है। तो जोड़ के कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2430। यही 2430 आपका क्वांटिटी में डिवाइड करना था, नीचे लिखना है क्वांटिटी कितना था आपका, 55 था, उसके बाद 9 था, और कितना था, 36 था। ऑब्वियसली 100 ही आएगा क्वांटिटी। आपको बार बार ऐसे तरीके से नहीं लिखना है, डायरेक्टली 100 ही लिख सकते थे। तो अगर 100 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2430 और 100, यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आ जाएगा कितना, -24.3। आपको क्या करना है, जितना हमने डेविएशन पकड़े थे कौन सा 41, उसके साथ इसको ऐड कर दीजिए। ऐड मतलब क्या है, 24.3। अगर 41 से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17 से 0.3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16.7 आंसर आ जाएगा। तो यही वाला जो है, और ये पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है, इसलिए जो है मैं बोलूँगा ये प्रॉफिट हुआ है, ना कि मेरा नुकसान हुआ है। अगर माइनस में वैल्यू आता तो हम बोलते हैं वो नुकसान हुआ है। सवाल नंबर 14 में ये बोला है कि ए एंड बी ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था और उसमें इन्वेस्ट करा था कितना, 4:5 में इन्वेस्ट करा है। उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट जो इनकम कराया ना वो 54,000 है। उसके बाद बोला है कि दे शेयर 1/2 ऑफ द प्रॉफिट इक्वली एंड रिमेनिंग ऑफ द जो प्रॉफिट होगा वो जो है जैसे इन्वेस्ट किया था 4:5 उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, बांट लेगा प्रॉफिट को। तो बताओ जैसे 54,000 है और उनमें से 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब होता है आधा। तो आधा मतलब ये 27,000 हो जाएगा और ये 27,000 हो जाएगा। ये जो पहला वाला 27,000 है ना, वो जो है इक्वली बांट लेगा, इक्वली बांट लेगा तो कितना आ जाएगा, 13,500। ये भी ए को मिलेगा और बी को भी कितना मिलेगा, 13,500 ही मिलेगा। पर जब ये 27,500 है ये 4:5 में बटेगा, और बी को कितना मिलेगा, ये कैसा है, A/B, मतलब कि ए को अगर 4 यूनिट मिलता है तो बी को 5 यूनिट मिलेगा। तो 27,500, सॉरी 27,000 जो है 4 + 5 मतलब 9 यूनिट का वैल्यू है। बी का कितना यूनिट है, 5 यूनिट। 3 से कटेगा ये, सॉरी डायरेक्ट 9 से ही काट दो, 3000, ओके। तो 15,000 के अराउंड आ रहा है ये।
और इक्वली जब मिला था तब कितना आया था 13,500। तो बी को 15,000 जो है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, हाफ हाफ जो कराया था तब 13,500 मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं जोड़ दूँ तो बी को मिलेगा 28,500। तो यहाँ पे है 28,500। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये बोला गया है कि ये शॉपकीपर मार्क इस मोबाइल 40% अबोव में बेचा है कॉस्ट प्राइस में, एंड सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, ठीक है। कितना कितना परसेंट, 10% और 5% ऑन ए मार्क प्राइस। तो उसके बाद बोले प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। वही कॉन्सेप्ट बार बार घूम के आ रहा है, कौन सा वाला, एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। उसी से ही ये काम चल जाएगा। पर यहाँ पे एक ये है कि आपका जैसे कि एक सक्सेसिव नहीं है, 2 बार डिस्काउंट दिया, तो यही चीज़ें आपको निकालनी कि अगर 2 बार डिस्काउंट दे तो 10 और 5 का सक्सेसिव हमें निकालना पड़ता है, जो कि कितना होता है 15 पॉइंट, सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 14.5 होता है। अब कैसे 14.5, जैसे 10 प्लस 5 इंटू ये दोनों का गुना मतलब 50 अपॉन 100, इसको कर देते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा 15 और 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 आ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो उसने डिस्काउंट दिया है ओवरऑल वो 14.5% डिस्काउंट दिया है। अब मुझे जो है डिस्काउंट का भी वैल्यू मिल गया। अब आराम से मैं उस फॉर्मूले से इस चीज़ों को कर सकता हूँ। फॉर्मूला मेरा क्या है कि एम पी अपॉन सी पी इक्वल टू 100 प्लस माइनस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट। एम पी ऑलवेज क्या होता है और सी पी ऑलवेज क्या होता है, ये समझ के रखिए। सी पी को मैं अगर 100 पकड़ूँ, मतलब कोई सामान जो है आपने को 100 रुपये में ख़रीदा है, और अगर उसको जो है हम 40% बढ़ा दिया है और मार्क लिख दिया, मतलब उसको ऊपर हटा के क्या कर दिए हो आपने, 40% बढ़ाना मतलब 140 रुपये लिख दिए हो। उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, मतलब यहाँ से आपको प्रॉफिट निकालना है। तो आप यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे पहले प्लस पी लिख दीजिए। अगर माइनस में आंसर आए तो हम बोलेंगे नुकसान हुआ है, और प्लस में आएगा तो प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए आपको प्लस 100 प्लस पी लिख देना है डायरेक्ट। उसके बाद 100 माइनस ऑफ आपका डिस्काउंट कितना आया था, हमने अभी कैलकुलेट किया हमने 14.5। ओके, ये इसके साथ ये काट देंगे, इसके साथ साथ ये 5। अगर नेक्स्ट मैं बताऊं तो 7/5 इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 100 प्लस प्रॉफिट, उसके बाद 85.5। ओके, इसको अगर 5 से मैं डायरेक्ट काट दूं तो कितना, 5 17 85 आ जाएगा। और कितना रहे, मैं दशमीं को 1 सेकंड के लिए भूल जाता हूँ। तो उसके बाद 5 के 5 तो 17.1। तो प्रॉफिट में मैं अगर बोलूँ से ये आ रहा है, तो फिर मैं इसके साथ ये गुना कर दूँगा 7 से। तो 7 से अगर गुना कर दूँ तो कितना आ रहा है, 7 से गुना करने पर ये जो है 7 एकम 7, और मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा उसको। तो आपका आ रहा है 17.1 इंटू 7 इक्वल टू 100 प्लस पी। ओके, तो 7, और यहाँ पे 7 7 49 का 9, और 7 1 7 4 11, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दूँगा इक्वल टू पी। तो पी इक्वल टू मेरे को आ जाएगा 19.7 के अराउंड आंसर आ जाएगा, 19.7। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा जितना स्पीड करेंगे उतना ही सही है। यहाँ पे कभी कभार जो है दिक्कतें हो जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, बट कैलकुलेशन मेंटेन करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।